में हम सभी की अपलाइन सर को सम्मान देने के लिए आए थे। मैं चाहूँगा वो सभी लोग अपने हम की बात कर जाए। प्लीज टेक योर सीट। कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा? बढ़िया रहेगा? लेकिन कहते हैं कि बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। हेलो, हमारे बीच में दोनों हमारे ऐसे अपलाइन आए हैं दोस्तों जिन्होंने संदीप का उंगली पकड़ के चलना सिखाए। सच बता रहा हूँ, किसी दिन मैं आपके लेवल पे बैठ करके सीखता था, ये सोचता था कि सर के जैसा बनूं। वाकई में बता रहा हूँ, आज सर की बातों को सुन करके यहाँ दौड़ का टाइम होता था तो बिल्कुल ऐसे ही एकदम एक के पीछे चिपक के खड़ा होता था। तो मंजर मुझे आपने याद दिला दी। अरे बच्ची अच्छा, आप मुझे कितने टाइम दे सकते हैं? आप सबको देखना है, ये समझ आ रहा है कि मुझे ज़्यादा बात करना चाहिए। पूरा दिन सर, पूरा दिन भी नहीं मेरे भाई ऐसा नहीं है। आप लोग ना बहुत जिस हिसाब से आप आपकी अपलाइन में आपके सिस्टम में रखा हुआ है, ये आप और सबसे बड़ी बात कि आप सीखने के मकसद से बैठे हैं। एक चीज़ तो साबित हो रहा है कि अगर आपको बनना नहीं होता, आपको करना नहीं होता, तो आप इस जगह पे होते। तो ऐसे दिन में कैसा हो सकता है? भाई पहली बार नहीं आया था मेरे भाई, और मुझे लगा वैसे ही बट ये था कि मैं उस टाइम माहौल की बात कर आप भूल जाओगे, लेकिन मैं नहीं भूल रहा। पहली बार मिलना थैंक यू सो मच, धन्यवाद। यानी कब से बताना पड़ेगा? मैं सोच रहा था लाठी मुद्दे पे आता हूँ, आधे घंटे आपसे बात करता हूँ, आपको छोड़ देता हूँ। अच्छा बताना ही पड़ेगा। जब आप लोग इतना प्यार से बोल रहे हो ना, अच्छा प्यार से बोलो कि धमका के बोल रहे हो? धमका के? प्यार से? इतना प्यार से बोल रहे हो, क्योंकि धमकाने की बात समझ में आती नहीं, प्यार की बात उसको प्यार की भाषा नहीं समझ में आती है इनको, है ना? भाई दो किस्म के आदमी होता है ना, ज़्यादा समझ नहीं। मेरा नाम प्रदीप पांडे और डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ से।
आजमगढ़। बुरे से बुरा काम, अच्छे से अच्छा काम, है ना? और ज्यादातर हाईलाइटेड नाम बुरे काम, चोरी धंधा। बट मैं कहता हूँ प्राउड है मुझे कि मैं ऐसे प्लेस में बिलोंग करता हूँ जहाँ पे पढ़े लिखे इंसान कम और फीमेल ज़्यादा पैदा होते हैं। और ये सरकार जो है ना यूपी में, योगी सरकार, ये आजमगढ़ को आजमगढ़ बना दिया। अच्छा, यूपी से कितना लोग बिलोंग करते हैं? बहुत बढ़िया। हाँ मेरे भाई, ये बातें ना थोड़ी सी मुझे हर्ट करेगी। मैं जो पूछूंगा उसका यस या नो में जवाब आना। अगर तो 4 महिलाएं इकट्ठा हो जाती है तो खुसर खुसर उसको मीटिंग बोलते हैं। वो वाली आवाज अगर वो निकली ना, तो से बता रहा हूँ, वो कान तक मेरे आ गई, शायद इधर पे भी आया। ये समझ लो कि वो मिनट लास्ट मीटिंग होगा, इस मीटिंग का वो आखिरी मिनट होगा। आपको कोई दिक्कत होगी ना, आप बेइज्जत खड़ा होकर उससे सवाल कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर कुसर कुसर किए ना, जिससे सख्त एलर्जी है, मैं इस चीज़ का यकीन मानो बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। मैं अपने ना आरडी और डीडी का नहीं सुनता हूँ। आपको दिक्कत है, आपको सवाल करना है, आपको समस्या है, आप समस्या रखिए, समाधान निकलेगा। लेकिन अगर उस पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो उससे आपका भी समय बर्बाद होगा। अच्छा, बिहार से कितने लोग बिलोंग करते हैं? बहुत बढ़िया, थैंक यू। यूपी की संख्या ज्यादा देखिए, बिहार की कम देखिए। झारखंड से कम और क्या बात है, झारखंड के भी लोग बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और भी स्टेट के लोग होंगे ना? चलिए जाने दीजिए, मुझे पता है कि लगभग हर स्टेट के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। बट ये लेकिन जो मुझे फील हुआ, ये उत्तर प्रदेश से यहाँ पे हॉबी है। अब मैं ये सोच रहा हूँ, बिहार में उत्तर प्रदेश कैसे हॉबी हो गया? देखो एक बात समझो, ना आपका कोई स्टेट है, ना आपका कोई जिला है, बल्कि आपका क्या है? क्या है? और हम भारत के नागरिक हैं। कहाँ के नागरिक हैं? भारत के नागरिक है। तो नक्शे में बनाया गया है कि ये फला स्टेट है, ये फला जिला है, और ये उसकी तहसील है, ये गांव है। मतलब ये एक लैंडमार्क बनाया गया हुआ है, इससे आपको पहचान में आएगा। जैसे मैंने बताया कि मैं यूपी आजमगढ़ से, अगर मैं महाराष्ट्र में भी खड़ा होकर बोलता ना कि यूपी आजमगढ़ से, तब भी वहाँ पे कुछ बंदे मिल जाएंगे, हाँ यार आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है। समझ रहा है? अगर मैं बोलूँ भदोही बोलूँ, मऊ बोलूँ, तो ऐसे जिलों को कोई हाईलाइट नहीं समझता, क्योंकि वहाँ ऐसे कारनामे करने वाले नहीं। लेकिन आजमगढ़ को ऐसे लोग काम किए हैं कि आजमगढ़ के नाम से लोग रूम तक नहीं देते। समझ में आ रहा? किसी चले जाए किसी स्टेट में या किसी घर पे ना, तो वो सोचेंगे कि जितना जल्दी हो भैया यहाँ से। समझ में आ रहा? ये नजरिया था आज से कुछ साल पहले, बट वो नजरिया धीरे धीरे। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग नौकरी करने के लिए आए हैं? नौकरी कोई, फिर क्या है? क्या है? अच्छा, कितने लोग बिजनेसमैन के काम कर रहे हैं? इसमें कोई डाउट है क्या? ये प्राउड मुझे सुन के अच्छा लगा, देख के भी अच्छा लगा कि आप जो है अपना प्रोफेशन बना चुके हो, और आप जो है जिस हिसाब से आपकी सोच है, मुझे लग रहा है कि बहुत कम समय लगेगा आपको यहाँ। ग्लेज का चुनाव आप क्यों किए? वजह ग्लेज में काम क्यों करें? कोई भी एक व्यक्ति खड़े कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट करिए। प्लस नॉमिनी। अच्छा, नॉमिनी फैसिलिटी मतलब क्या होता है?
उसका कोई रीजन? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? सब लोग? अच्छा, ये सिस्टम कंपनी ने हमारे लिए क्यों लगाया? क्या ये हमारे लिए अच्छा है खराब? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। आप लोग अभी जो 20वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट हुआ दिल्ली में, उसमें आपने जीता जागता उदाहरण देखा। हम सबकी ग्रेट अपलाइन राजू सर कोरोना काल में इस दुनिया में इससे चले गए, लेकिन आज उनकी मैसेज जो है सम्मान का हकदार, उस परिवार को सम्मान मिला। और यही नहीं, कोरोना काल से लेके अब तक करोड़ों रुपए का चेक वो कमा चुके हैं। यानी हमारा परिवार भी सुरक्षित हुआ। इसलिए ना हमारे परिवार को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। दूसरा, एक ऐसी पावरफुल इनकम जो हर एक छोटी बड़ी जरूरत को इसलिए ना। और एक उदाहरण उसमें दिखा है, एक आरडी साहब का, एक लड़का था जो कि आरडी लेवल पे एक्सपायर हो गया। उनके पिताजी को बुला के सम्मानित कराया, क्योंकि वो बंदा जो है अपने पिताजी को नॉमिनी में डाला था, है ना। सोचिए कि वो बच्चा क्या वापस आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अपने पिता को कहाँ पे पहुंचा दिया? दिल्ली के एक बड़े स्टेज पे। अच्छा, हाँ, सबकी ख्वाहिश है ना दिल्ली पहुंचना। भाई बस ना उसके लिए काम करना होगा। आपने ग्लेज क्यों चुना? सर, हमने ग्लेज इसलिए हम काम कर रहे हैं क्योंकि हम अपने 7 जनरेशन को संभालेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि हम 7 जनरेशन जिंदा मैं तो जो प्रोफेशन छोड़ के आपके प्रोफेशन में आया ना, वहाँ पे मुझे ये नहीं पता था कि अगले 1 मिनट में क्या होने वाला है। इस प्रोफेशन से जो मैं चुना था, मैंने 5 साल भर्ती की तैयारी की, लास्टली में बेस्टअप ज्वाइन किया, ट्रेनिंग की, ऑन ड्यूटी मैंने रिजाइन किया। अब समझ सकते हैं कि बॉर्डर पे दिन रात गोलियां चलती रहती है। 1 मिनट में, 1 सेकंड में मेरे साथ क्या होता मुझे पता समझ में आ रहा? जो अभी आप बता रही हो ना, जो आप ये सुनते हो कि यार मेरी 7 पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी, मैं ये मानता हूँ कि आप अपनी जनरेशन को सुधार लो। अपनी जनरेशन मतलब पहले अपने आप की हालत को सुधार लो, अपने हालत को ठीक कर लो, अपनी जरूरतों को पूरा कर लो, अपने पेरेंट्स की जरूरतों को पूरा कर लो। जो नेक्स्ट पीढ़ी होगी, जो आपके बीवी बच्चे होंगे, बेटे होंगे, आप रहो या ना रहो, एक ऐसी धरोहर उनको देके जाओगे कि वो भी आपको 7 पीढ़ियां याद। अब मुझे बताओ, 7 पीढ़ियां सुधारने की जरूरत है या खुद को? इसे आज से ना 7 पीढ़ियों मारो गोली, इस पे काम करो, इस पे मैं मानता हूँ कि जो मेरा नजरिया है, अगर जो भी व्यक्ति ये समझ के काम करेगा यार नहीं, अभी तो हम खुद ही फटे हालत में हैं, अभी हमारी औकात मतलब 10 रुपए की, तो हम क्यों 7 पीढ़ियों के बारे में सोचें? समझा ना? और जब जिस दिन आप अपने हालत को ठीक करना शुरू करोगे, जिस दिन आप अपने छोटे बड़े सपने को पूरा करना शुरू करोगे, फिर जनरेशन तो ऑटोमेटिक। तो आज समय 7 पीढ़ियों के बारे में सोचना, किसके बारे में सोचना है? इसके बहुत अच्छा लगा कि आप चाहते हो कि हमारी नॉमिनी फैसिलिटी भी मजबूत रहे, आप चाहते हो पावरफुल पैसा, है ना? अच्छा, ग्लेज ने आपको चुना या आप ग्लेज को चुना? अच्छा, ग्लेज ने आपको चुना? यानी
टकराव ज्यादा हो गया। अच्छा, कितने लोगों का मानना है, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि हमने ग्लेस को चुना, हमारे साथ खड़ा करना, सोच समझ के वही खड़ा करेंगे जिनको लगेगा कि मैंने ग्लेस को चुना। मतलब लगभग 30%। धन्यवाद। और उसका अपोजिट जो लोग खड़ा क्यों नहीं खड़ा करेंगे, मैं दोनों का जवाब दूंगा आपको। जो लोग जिनको ग्लेस चुना, अभी तक क्या था कि जो लोग खुद को कहते हैं कि मुझे ग्लेस ने मुझे चुना है, वो हाथ खड़ा करेंगे, है ना। अब वो खड़ा करेंगे जो खुद बोले कि मैं ग्लेस का चुना हूं। यस सर। पहले वाले बोलिए मत बोलिए। क्या हुआ था, आपका माइंड जो है बड़ा तगड़ा है। चलिए, बहरहाल इस सवाल को यही रोकते हैं। यानी कहीं ना कहीं आपको, चाहे आपने ग्लेज को चुना या ग्लेज ने आपको चुना, लेकिन मन क्या बना है, हमने करना कामयाब होने का, है ना। जब मन बना है कामयाब होने का सर, तो कामयाबी आएगी कैसे? मेहनत करके। पहाड़ तोड़ना है, सीख समझ के मेहनत पक्का। कुछ कमी मुझे लग रहा है। ग्लेज का चुनाव आपने किया या ग्लेज ने आपका चुनाव किया, ये तो बात समझ में आ रही है, बट लेकिन करना क्या है, बनना कैसे? सिस्टम को पक्का। हाँ, ये भी बात सही है। अच्छा, हम कैसे डीडी बने? सिस्टम को अपलाइन की बात होती है। और क्या हो सकता है? हॉट मार्केट से काम करो। और क्या हो सकता है? विश्वास करके। और क्या हो सकता है? एजुकेशन लेके। और क्या हो सकता है? भाई एजुकेशन में आ गया। और क्या हो सकता है? मतलब सारा मंत्र आप जानते हैं। लगभग मैं चेक कर रहा था कि क्या रियली में आपके पास जो सप्तवेदी बाण है ना, जो हम कहते हैं राम बाण, इसके अलावा कोई दूसरा बाण लगभग यार सबके पास है। फिर मुझे बताने की क्या जरूरत है? कुछ बेहतरीन तरीके बताएं। मुझे पकड़ना मेरे भाई, इसको पार्सल करना पीछे। ठीक है भाई, मैंने अपने आप से पूछा, लेकिन बड़ा ईमानदार हो यार, आपका जवाब मुझे अच्छा लगा। चलिए मेरे दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस मीटिंग की। तो मैं चाह रहा हूँ अब तक जो भी बातें हुई, आपने जो भी मुझे बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाह रहा हूँ कि जो अब मैं बातें आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपसे, कोशिश करूँगा कि कम से कम समय में आपको अच्छी चीज़ें सुनना। और आपको एक वादा करना होगा। अब वो वादा आप जरूरी में करोगे या मजबूरी में, मुझे नहीं पता। जरूरी में करोगे या मजबूरी में? पक्का?
जो भी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है और आज और अभी से उस सारी बातों को अपने जीवन पे मुझे पता आप बहुत ईमानदारी से काम करते हो, बट लेकिन करना जो है ना, एक होता है करना, एक होता है लगातार करना, दूसरा होता है पूरे दिल से। हर एक क्वालिटी आपके अंदर है। आपको ना मुझे लग रहा है कि जितने भी यहाँ पे लीडर्स हैं बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, बहुत अच्छा गाइड किए हैं। पहले तो मैं आपके सभी अपलाइन का धन्यवाद दूंगा कि जो आपको बहुत अच्छा गाइड समझ में आ रहा है। क्योंकि जब मैं ग्लेज की शुरुआत में, जब मैं ग्लेज में काम करना शुरू किया आज से तकरीबन 11 साल पहले, जब मैंने बीएसएफ को रिजाइन किया और रिजाइन करके आपकी कंपनी को का जो प्लान देखा ना, तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आया यार कि 1 साल मुझे लग जाए, 2 साल भी लग जा रहा तो मुझे बस एक ही लेवल पाना हुआ है। कौन सा लेवल? कौन सा? मुझे जो बताया गया कि आप आरडी लेवल में पहुंचते तो आपका जो 1 महीने का इंसेंटिव होगा वो 72,000 होगा। कितना होगा? अच्छा, मैंने उसको अपनी सैलरी पे कंपेयर किया यार, मैं 26,000 रुपये मेरी सैलरी थी महीने का। उसमें भी मुझे डर था यार कि कभी भी मेरे साथ कोई घटना हो सकता है। यहाँ तो यार 1 महीने का मुझे 72,000 मिल रहा है। मैं छोड़ा कि 3 महीना वहाँ काम करूंगा तब 72,000 मिलेगा। हेलो, और यहाँ 1 महीना काम करूंगा तो सुन में वहाँ मुझे 5 साल लगा था उस नौकरी को पाने के लिए। और यहाँ जिस हिसाब से मुझे बताया जा रहा है कि इसको आप 0+4 मंथ में भी अचीव कर सकते हो, 0+3 मंथ में भी अचीव कर सकते हो, 0+7 मंथ में भी अचीव कर सकते हो। मैंने कहा यार ये ऐसा क्यों कर पाऊँ। और उससे पहले मैं बताऊँगा दोस्तों, मेरा नौकरी छोड़ने का केवल रीजन ये था कि मैं कभी ना बॉसगिरी के अंदर नहीं रहा। बॉसगिरी मतलब समझ रहे हो? हम बोले तो आप वहाँ उठ के बैठ गए, फिर आपको बोले वहाँ उठ के बैठ गए, हमने आपको बोला कहीं और जाने के लिए वहाँ चले जाए। समझ में आ रहा? मेरा शौक था नौकरी करना, सिविल सर्विस करना मेरा शौक था, क्योंकि मेरे घर में लगभग 70% लोग सरकारी जॉब ओरिएंटेड है। कोई इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, मेरे पिताजी ऑलरेडी इंटर कॉलेज के बड़े बाबू हैं, मेरे सगे बड़े भैया वो भी इंटर कॉलेज के बाबू हैं। उसके बाद में 2-3 चाचा लोग हैं जो कि विद्युत विभाग में जो है, कोई जेई है तो कोई कुछ है। तो जो मेरा परिवार है ना, वो बचपन से ही लोग पढ़े लिखे जागरूक हुए और नौकरी के पीछे। हम भी क्या किए, नौकरी के पीछे भागे। और 1 साल में मेरे भाई 5 साल भागा। ये जो घुटने जो आज मैं खड़ा हूँ ना, यकीन मानो जब सुबह ठंड होती है ना तो मुझे उठने में दिक्कत होती है। दोनों घुटने इतना पेन करता है, जिसमें घुटने का ऑपरेशन हो चुका है। तो ये सारी बीमारी उसी पीरियड की है जो कि आज मुझे झेलना बहुत ज़्यादा उम्र नहीं मेरे भाई, 32 मेरी एज है। और इसी उम्र में मैं घुटने का शिकार हो रहा हूँ, जिसका मतलब समझ लो कि मेरे शरीर में कोई ना कोई ऐसी बीमारी ऐसे ना। बहुत शानदार तरीके से मैंने ट्रेनिंग अटेंड किया, वहाँ पे 9 महीने की ट्रेनिंग पूरा हुआ। अब समझ लो कि 100 लोगों का बैच ट्रेनिंग में ज्वाइन किया। कितने लोगों का? 100। और 61 लोग साहब 9 महीना पूरे होते होते ट्रेनिंग को छोड़ दिया। कितना लोग? बचा कितना? 39 में एक मैं भी था। किसके लोग? यकीन मानो जब सुबह मेरे भाई उस ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचते थे हम लोग ना, तो सही सलामत पहुंचते थे। और लेकिन जब शाम होती थी तो लगभग 60% लोग स्ट्रेचर पे जाते थे। स्ट्रेचर मतलब समझ रहे हो कैसा होता है? बिल्कुल, मैं तो स्ट्रेचर इसलिए बता रहा हूँ, जब मैं प्रोफेशन में गया, जब ट्रेनिंग में, तब मुझे पता चला कि ये भी स्ट्रेचर होता है जिसमें लोगों को लेता है कि हॉस्पिटल लेके। नहीं, मैं कभी नहीं देखा था। कभी हॉस्पिटल गया नहीं तो देखूंगा कहाँ से, ऐसे ना। इसके बाद इस तरीके की हार्ड ट्रेनिंग थी कि लोग 2.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए खेत बेच के मेरे भाई उस नौकरी को पाने के लिए दिए थे। और ऐसे लोग जब नौकरी छोड़ के भागते थे ना,
तो साला मुझे बहुत तकलीफ होता था। समझ रहा कि किस तरीके से वो इंसान 3.5 लाख 4 लाख रुपए इकट्ठा करके इस प्रोफेशन को दिया। प्रोफेशन को नहीं दिया, दलाल को दिया। किसको दिया? अब दलाल ने किसको कितना दिया वो मुझे पता नहीं है, लेकिन पता चलता था कि भैया फलाने व्यक्ति 5 लाख रुपए दिया है, फलाने व्यक्ति 4 लाख दिया है, कोई 2.5 लाख दिया है, कोई 2 लाख दिया है ना? और वो उस काम को छोड़ के तो क्यों भाग रहा है? शौक से भाग रहा है। फिर समझ लो साहब, मुंह से ना यहाँ तो आवाज निकल रही, वहां ब्लड निकलता था। समझ रहा? आपके प्रोफेशन में आवाज निकल रही है, वहां के प्रोफेशन में मुंह से ब्लड निकलता था, नाक से ब्लड निकलता था, और ऐसा लगता था कि मानो सीना जो है ना हाथ पे आ जाएगा। समझ रहा? उतनी हार्ड ट्रेनिंग थी, लेकिन फिर भी अपने अंदर एक जुनून था यार कि अगर हम नौकरी छोड़ के भागेंगे ना, ट्रेनिंग तक के दौरान भागेंगे, तो सबसे पहले मेरे घर वाले ही मुझे निकाल देंगे। बदनामी हो गया नहीं? नौकरी का ज्वाइन लेटर आया तो घर पे पूरा बाजा बजा, कई गांव के लोगों को मिठाइयाँ बांटी गई, रिलेशन में मिठाइयाँ बांटी गई। हेलो, इसलिए है ना? और ट्रेनिंग के दौरान मैं भाग जाता तो क्या होता? होता नहीं होता? बदनामी तो उसके बाद भी हुआ। जब मैं ट्रेनिंग करने के बाद इत्तेफाक से मेरा जो फर्स्ट ड्यूटी लगा तो पाकिस्तान बॉर्डर कच्छ पे लगा। कहाँ पे लगा? समझ में आ रहा? और जिस जगह ड्यूटी करने को लगा ना मेरे भाई, यहाँ पे आपने फूल बिछा रखा है, वहाँ पे केवल रेत था और ऊपर सूर्यदेव की गर्मी। समझ में आ रहा? समझ लो कि धूप की गर्मी, इधर रेत की गर्मी, और 6 घंटा ये शटर ना खुला रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा? यहाँ तक तो सब कुछ बढ़िया था, लेकिन 2014 के पहले जो गवर्नमेंट थी वो थी कांग्रेस की गवर्नमेंट। अब इसको पॉलिटिक्स में मत लेके जाना, मैं बता रहा हूँ जो रियलिटी जो मेरे साथ घटना घटी। उधर से सीज फायरिंग हो रही, उधर से गोलियों की बरसात हो रही, यहाँ हाथ में बंदूक है, AK-47 है, लेकिन इधर आदेश नहीं है कि बेटा तुम भी गोली समझ रहा। जब इधर से लगातार अपने SI साहब को, कर्नल साहब को वायरलेस किया जा रहा है कि सर जी उधर से लगातार गोलियों की बौछार हो रही है, तब जाके इधर से होता है कि ठीक है तुम भी थोड़ा सा चला के अपने आप को बचा लो। मतलब साला हम खुद सुरक्षित नहीं तो हम देश को कहाँ से सुरक्षित करेंगे? मतलब ये समझ लो, बंदूक है, गोली है, सब कुछ है, लेकिन चलाने का परमिशन नहीं है। अब बताओ मुझे क्या कहेंगे? यकीन नहीं मानोगे, मुझे ना अपने आप को नपुंसक कहने पे, मतलब कोई ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, मुझे इसका कोई फर्क नहीं। यानी मर्दांगनी है, ताकत है, हथियार है, दिमाग है, लेकिन आदेश नहीं। तुम क्या बोलेगी? है या नहीं? और मारना नहीं है, बचना है। ये भी क्या है? ये थी कांग्रेस गवर्नमेंट। 70 साल मेरे भाई भारत को ना, भारत सोने की चिड़िया थी, लेकिन यही सरकार ने ना भारत को, समझ में आ रहा? अंग्रेजों से तो गुलामी हटी मेरे भाई, लेकिन ये सरकार ना, यकीन मानना मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता हूँ, लेकिन इस सरकार से जब मैं सिस्टम में गया ना तो घृणा हो गया। और यकीन मानो हम लोग प्लान करते थे साला कोई नेता आ जाए उसको यहीं दफना देंगे। समझा ना? तो ये सुनने के बाद, ये सब होने के बाद आपका क्या करेगा? खून खोलेगा नहीं खोलेगा? हमारी जितनी बटालियन थी ना साहब, वो अपने सीनियर को गाली देती थी, साला ये नपुंसक है जो हम लोग को आदेश नहीं दे रहा। अच्छा, सारी व्यवस्था, खाना पीना सोना हर चीज है, लेकिन वही चीज है कि आजादी तो हम इसलिए इस भर्ती को ज्वाइन किए। मेरे भाई एक दिन की घटना है कि मेरे साथी जो है
पूर्वांचल से अम्बेडकर फैजाबाद और मऊ से एक जौनपुर का लड़का था और एक मुझे लग रहा है कि बक्सर का एक लड़का था जो मेरे बटालियन में हम लोग 12 लोगों का जो ग्रुप था उसमें 3 बंदे ऑन द स्पॉट एक्सपायर हुए। कितने बंदे? 3 बंदे मेरे भाई, यकीन नहीं मानोगे, बॉडी उनकी ना जैसे तितर बितर हो गई, जैसे होता है ना, हाथ कहीं और, ये कंधा कहीं और, ये पैर कहीं और, पैर कहीं और, मतलब जाके इतनी गोलियां लग गई कि शरीर बिल्कुल अलग हो गया। समझ में आ रहा? और यकीन मानो मेरे भाई, एक बुलेट आके मेरे भी जैकेट में लगी थी। जब आके लगी तो मुझे एहसास हुआ कि एक बुलेट आके लगी। और उस टाइम फिर हम लोगों ने ना कर्नल का इंतजार ताबड़तोड़ हम लोगों ने फायरिंग किया, 3 लांचर दागा, और जब 3 लांचर दागा तब उधर जाके जो है समझा रहा, 3 लांचर अगर सासाराम पे गिरा दिया जाए ना तो सासाराम का जो है नक्शा बदल जाएगा। वैसे ही हम लोग वहाँ पे किए और 3 बंदों को जो हम लोगों के मित्र थे उनको किसी भी तरीके से उनकी बॉडी जो है सफेद चद्दर में हॉस्पिटल लेके गए। और यकीन मानो जैसे ही मैं अपनी वर्दी उतारा और बुलेट प्रूफ जैकेट जो था ना उसमें देखा कि यहाँ कंधे में एक बुलेट